हेलो स्टूडेंट, तो हम देखने जा रहे हैं एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स का नेक्स्ट लेक्चर। इस लेक्चर के अंदर हम लोग कैलकुलेट करेंगे कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी बाय कैलकुलेटिंग टर्मिनल वेलोसिटी। एक बात का ध्यान रखना, हम जो लिक्विड लेकर के चल रहे हैं वो हाईली विस्कस होना चाहिए, वाटर जैसा नहीं कि उसमें हम इस एक्सपेरिमेंट में कामयाब नहीं हो पाएंगे। तो जिस लिक्विड की कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी निकालनी है वो हाईली डेंस लिक्विड होना चाहिए इस एक्सपेरिमेंट के लिए। पहली बात ये है। अब करना क्या होता है, तो देखो इसमें क्या कर रखा है, ये एक ग्लास की ट्यूब ले रखी है और इस ग्लास ट्यूब के अंदर हमने वो हाईली डेंस लिक्विड जो होगा जिसकी हमें कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी निकालनी है वो हमने पूरा इसके अंदर फिल कर रखा है। ठीक है, तो इस तरीके से ये हाईली डेंस लिक्विड इस पूरी ग्लास ट्यूब के अंदर फिल्ड है। ऊपर से आप देख रहे हो ये एक फनल लगाई गई है ग्लास की। इस ग्लास फनल में हम स्फेरिकल बॉल, मेटल की बॉल होगी, उसको इसके अंदर ड्रॉप करेंगे। अब बहुत ध्यान से पहले टर्मिनल वेलोसिटी का कंसेप्ट सुन लो, ठीक है ना, ताकि हमारा ये चीज़ क्लियर रहे और टर्मिनल वेलोसिटी निकालते वक्त हमें दिक्कत ना आए। तो जब हम किसी स्फेरिकल ऑब्जेक्ट को लिक्विड में ड्रॉप करते हैं, तो ये रहा स्फेरिकल ऑब्जेक्ट, इनिशियली रेस्ट पर था। ये लिक्विड में जब हम ड्रॉप करते हैं तो इस पर लगने वाली फोर्सेस में नीचे आ जाता है mg, ऊपर आ जाता है अपथ्रस्ट। अपथ्रस्ट की वैल्यू हो जाती है रो बाई सिग्मा mg, जहाँ मैं यूजुअली रो लेकर के चल रहा हूँ डेंसिटी ऑफ लिक्विड को, ठीक है, और सिग्मा लेते हुए चल रहे हैं डेंसिटी ऑफ दिस ऑब्जेक्ट। साथ साथ में जैसे ही ये वेलोसिटी अटेन करता है इसके ऊपर विस्कस फोर्स आ जाती है 6 पाई ईटा आरवी की। तो शुरू में तो ये एक्सेलरेट होता है, ठीक है ना, और इसके पास एक्सेलरेशन आता है जो कि टाइम के साथ साथ धीरे धीरे कम होता चला जाता है। तो कुछ डिस्टेंस ट्रैवल करने के बाद एक पॉइंट पर जाकर के इसका एक्सेलरेशन ज़ीरो हो जाता है, ठीक है ना। एक्सेलरेशन ज़ीरो होते ही अब जो फोर्सेस होती हैं वो बैलेंस्ड हो जाती हैं। तो रो बाई सिग्मा mg जो अब थ्रस्ट लगा, टर्मिनल वेलोसिटी विस्कस फोर्स 6 पाई ईटा आर वी नॉट, और नीचे लगने वाला mg एक दूसरे को बैलेंस कर लेते हैं। फ्रॉम दिस मोमेंट ऑनवर्ड, इस मोमेंट के बाद इसकी जो वेलोसिटी होती है वो कांस्टेंट हो जाती है और इस वेलोसिटी को हम बोलते हैं टर्मिनल वेलोसिटी। तो यहाँ पर ये कांस्टेंट वेलोसिटी से टर्मिनल वेलोसिटी से फॉल करता है, ठीक है, ये रहा आपके सामने। तो अब आप नोटिस करोगे कि क्योंकि वेलोसिटी कांस्टेंट हो चुकी है, तो अगर हम दो पॉइंट मार्क करें इक्विडिस्टेंट, यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ, तो कांस्टेंट वेलोसिटी से गिर रहा है, तो जितना टाइम इसको फॉल करने में लगेगा उतना ही टाइम यहाँ पे लगेगा। यानी अब वो इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम वो कवर करना शुरू कर देगा जब वेलोसिटी टर्मिनल हो जाएगी। तो सबसे पहली बात, यहाँ से लेकर के यहाँ तक जब ये फॉल किया, ठीक है ना, और मान लो इतना ही डिस्टेंस और नीचे फॉल कर रहा है, इधर तो ये एक्सेलरेट करते हुए फॉल कर रहा है, इधर ये अपना कांस्टेंट वेलोसिटी से फॉल कर रहा है। तो अगर मान लो कंसेप्चुअल पूछे कहाँ का टाइम ज़्यादा होगा कहाँ का टाइम कम होगा, तो लेट अस से दैट ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस हम इक्वल लेते हुए चलते हैं। मतलब हमने इक्वल डिस्टेंस उसको एक्सेलरेट कराते हुए निकाला और इक्वल डिस्टेंस हमने टर्मिनल वेलोसिटी में निकाला। तो पहला कंसेप्चुअल जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है कि यहाँ और यहाँ का टाइम जो होगा वो कौन ज़्यादा और कौन कम होगा। तो टाइम का तरीका ये रहेगा, टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन एवरेज वेलोसिटी, ठीक है ना। एवरेज वेलोसिटी अगर हम देखें तो वो इनिशियल प्लस फाइनल डिवाइडेड बाय 2 होती है जब एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म होता है। तो यूनिफॉर्म नहीं है तो इससे भी कम होगी। कुल मिलाकर के अगर कांस्टेंट भी ले लेते तो 0 प्लस वी नॉट बाय 2 यानी आधी आती है ना। और यहाँ अगर एवरेज वेलोसिटी निकालोगे तो वी नॉट आएगी। तो सेकेंड हाफ एवरेज वेलोसिटी इन सेकेंड हाफ वी नॉट है, एवरेज वेलोसिटी इन फर्स्ट हाफ लेस देन वी नॉट है। तो हम ये कह सकते हैं टाइम टेकन इन फर्स्ट हाफ इज ग्रेटर दैन टाइम टेकन इन सेकेंड हाफ। यानी एक्सेलरेट करते हुए नीचे आने पर जो टाइम लगेगा और उतना ही डिस्टेंस कांस्टेंट वेलोसिटी से नीचे जाने में जो टाइम लगेगा, तो पहला वाला टाइम ज़्यादा होगा, दूसरा वाला कम होगा। ये क्यों बता रहा हूँ, सवाल है इसलिए पहले ही आपको इन्फॉर्मेशन दे दी। तो अब टर्मिनल वेलोसिटी अगर हम कैलकुलेट करें फोर्सेस को बैलेंस करते हुए, तो इस टर्मिनल वेलोसिटी का जो रिजल्ट आ जाता है वो हमने बैलेंस किया mg को अपथ्रस्ट, ठीक है ना, और साथ में विस्कस फोर्स 6 पाई ईटा आर वी नॉट से। तो यहाँ से वी नॉट का वैल्यू मेरे पास आ गया 2/9, डायरेक्ट लिख रहा हूँ, आर स्क्वायर जी सिग्मा माइनस रो डिवाइडेड बाई ईटा। ध्यान रखना हमने यहाँ सिग्मा ले रखी है डेंसिटी ऑफ सॉलिड और रो ले रखी है डेंसिटी ऑफ लिक्विड को। तो ये इस तरीके से हमारे पास रिजल्ट निकल करके आ जाता है। तो पहले एक्सेलरेट करता है, उसके बाद कांस्टेंट वेलोसिटी से इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम इंटरवल में वो फॉल करता है। तो कुछ इसी प्रिंसिपल पर बेस्ड हमारा ये एक्सपेरिमेंट है। तो ये तो रिजल्ट मैंने आपको बता दिया। अब इस रिजल्ट पे आ जाते हैं। तो हमने लिक्विड इसके अंदर भर दिया, तो कुछ डिस्टेंस ये एक्सेलरेट करते हुए आएगा। तो हमने क्या कर रखा है, इसके अंदर मार्किंग कर रखी है। ये आप देख रहे हो P, Q,
और आर। तो मान लो पूरी ट्यूब एल लेंथ ही है, तो हमने कुछ डिस्टेंस नीचे जा करके पी क्यू और क्यू आर इक्वी डिस्टेंट मार्क कर दिए, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से स्फेरिकल ऑब्जेक्ट को रिलीज करेंगे, ठीक है ना। ये स्फेरिकल ऑब्जेक्ट शुरू में तो एक्सेलरेट होते हुए आएगा, तो मान लो यहाँ से यहाँ तक इसका एक्सेलरेशन है। इसके बाद ये कांस्टेंट वेलोसिटी से फॉल करना स्टार्ट करता है, जिसको हम बोल देते हैं वी नॉट। तो पी क्यू और क्यू आर का डिस्टेंस कवर करने में जो टाइम लगेगा, इक्वी डिस्टेंट है, कांस्टेंट वेलोसिटी है, तो टाइम भी बराबर लगेगा। तो हमें क्या करना होगा, हम ये ध्यान रखना, हाईली डेंस लिक्विड, नहीं तो क्या होगा, स्फेरिकल ऑब्जेक्ट ड्रॉप करा, धड़ाम से नीचे गिर गया, कोई कांस्टेंट वेलोसिटी नहीं आ पाई। तो हाईली डेंस लिक्विड यूज करना है। तो हमने क्या किया, इसके ऊपर मार्किंग कर दी। जैसे मान लो ट्यूब हमने 100 मीटर की ले रखी है, तो हमने तकरीबन जाकर के 50 या 60 मीटर पर पी वाला पॉइंट मार्क कर दिया। फिर क्यू वाला पॉइंट हमने थोड़ा सा और नीचे ले लिया, लेट्स से दैट हमने इसको ले लिया 70 पर, फिर हमने 100 वाले मार्क पर ले लिया आर। कुल मिलाकर के पी क्यू और क्यू आर की दूरी हमें बराबर ले ली है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से ऑब्जेक्ट फॉल कराएंगे, ठीक है ना। जैसे ही वो पी वाले पॉइंट पे पहुंचेगा, स्टॉप वॉच चालू कर देंगे, ठीक है ना। तो पी क्यू तक फॉल करने का टाइम और क्यू आर तक फॉल करने का टाइम चेक करेंगे बराबर है या नहीं है। अगर बराबर है, इसका मतलब लिक्विड की इसका मतलब स्फेरिकल ड्रॉप की वेलोसिटी कांस्टेंट हो चुकी है, ठीक है ना। और वो कांस्टेंट वेलोसिटी हम निकाल लेंगे वेलोसिटी इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम से। टाइम हमने स्टॉप वॉच से देख लिया, डिस्टेंस हमें पता ही है। अब सपोज करो यहाँ और यहाँ का टाइम अभी भी अलग अलग आता है, ये टाइम शुरू वाला ज़्यादा आता है, ये टाइम बाद वाला कम आता है, तो इसका मतलब अभी भी कांस्टेंट वेलोसिटी नहीं अटेन हुई है। तो थोड़ा इसको और वक्त दे देंगे, यानी पी वाले पॉइंट को नीचे शिफ्ट कर देंगे, फिर पी क्यू और क्यू आर मार्किंग करेंगे। तो ये एक्सपेरिमेंट हिट एंड ट्रायल बेसिस पर चलता रहता है, जब तक हमें इक्वल टाइम इंटरवल नहीं मिल जाए। जैसे ही हमें इक्वल टाइम इंटरवल मिल जाते हैं, हम फटाफट से डिस्टेंस नाप के, टाइम नाप करके उस टर्मिनल वेलोसिटी को यहाँ से कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ये इस ट्यूब का मेन मोटिव रहता है कि आप इसमें एक्सपेरिमेंटली टर्मिनल वेलोसिटी को निकाल लो जहाँ वो कांस्टेंट हो। अब टर्मिनल वेलोसिटी तो निकाल ली, एम क्या है एक्सपेरिमेंट का, पढ़ो, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी निकालना। तो टर्मिनल वेलोसिटी निकालने के बाद, ठीक है ना, आपने क्या किया, टर्मिनल वेलोसिटी निकाल ली। आपका एम है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी निकालना। अब आपको 2-3 चीज़ों की ज़रूरत है। किस चीज़ की ज़रूरत है, आर की ज़रूरत है। आर हो गया रेडियस ऑफ ड्रॉप बोल रहा हूँ, रेडियस ऑफ स्फेरिकल बॉल। सिग्मा डेंसिटी ऑफ सॉलिड बॉल। रो तो हो गई लिक्विड की डेंसिटी, वो हमें पता होगी, हमने कौन सा लिक्विड ले रखा है। तो बेसिकली हमें 2 चीज़ों पे इस पे और काम करना है, एक तो हमें आर पे काम करना है और एक हमें सिग्मा पे काम करना है। आर क्या होगा, सॉलिड स्फीयर का रेडियस, वो हम अपने स्क्रू गेज से निकाल लेंगे। तो ये रेडियस इज कैलकुलेटेड बाय स्क्रू गेज, ठीक है ना। अब वंस यू हैव ऑब्टेन्ड रेडियस, अब डेंसिटी निकालने के लिए स्फीयर है ना, मास अपॉन वॉल्यूम वाला फॉर्मूला यूज कर लेंगे। मास हम पता कर लेंगे स्फेरिकल बॉल का, वॉल्यूम हो गया 4/3 पाई आर क्यूब। तो यहां से मेरे पास सॉलिड की डेंसिटी आ जाएगी, डेंसिटी ऑफ सॉलिड, ठीक है ना। तो हमने डेंसिटी ऑफ सॉलिड भी निकाल लिया। अब टर्मिनल वेलोसिटी हमने एक्सपेरिमेंटली निकाल ली, वी नॉट हमने क्या किया, एक्सपेरिमेंटली निकाल ली, ठीक है ना। वी नॉट हमने एक्सपेरिमेंटली निकाल ली, आर हमने क्या किया, अपना एपरेटस से निकाल लिया, सिग्मा हमने फॉर्मूला यूज करके निकाल लिया, रो हमें पता है, जी हमें पता है, यहाँ से हम ईटा की वैल्यू निकाल लेंगे। तो ये मेन प्रिंसिपल काम करता है टर्मिनल वेलोसिटी को निकालते वक्त। अब आप इसकी थ्योरी देख लो। तो देयर आर 3 इक्विडिस्टेंट मार्क P, Q एंड R ऑन द टेस्ट ट्यूब वेल बिलो C। C ये वाला पॉइंट हो गया जहां से हम उसको ड्रॉप कर रहे हैं। स्फेरिकल मेटल बॉल इज ड्रॉप्ड इन द ट्यूब C। The time interval taken by the ball to pass through length PQ and through QR are noted with the help of a stopwatch. If these 2 time intervals are not equal, same process will be repeated with the balls of a small size until 2 time interval are equal. तो जब तक दोनों time interval equal ना हो जाए ना, तब तक हमें experiment करते रहना होता है। If 2 time interval are equal, velocity achieved by the metal ball before passing the mark P is called terminal velocity, which is constant. तो जैसे ही ये इक्वल आ जाएगा तो वैसे ही हमारी वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगी, जिसको हम टर्मिनल वेलोसिटी बोल देंगे। मास ऑफ द बॉल इज कैलकुलेटेड बाय वेइंग इट। लेंथ पी क्यू क्यू आर हमें स्केल से पता चल जाएगी, और टर्मिनल वेलोसिटी हम यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे डिस्टेंस अपॉन टाइम यूज करते हुए। तो आई थिंक मेन मोटिव आपको पता चल गया। अब क्या करते हैं, ये कुछ और थ्योरी दे रखी है। The coefficient of viscosity can be determined by using this formula। अब इसमें केयरफुल रहना, ये बुक का फॉर्मूला है। इसने क्या कर रखा है यहाँ पर ना, इसने इस रिजल्ट को उल्टा कर रखा है। जो हम सिग्मा माइनस रो लेते हैं ना, इसने उल्टा कर रखा है, पर मेंशन कर रखा है। रो ये डिनोट कर रहा है डेंसिटी ऑफ मेटल बॉल,
तो कंफ्यूज मत होना, आप वही यूज करना जो मैंने आपको दिया हुआ है। तो इसने नाम बदल दिया, टर्म बदल दिया, रो ले ली डेंसिटी ऑफ मेटल बॉल जिसको मास अपॉन वॉल्यूम से निकाला, सिग्मा ले ली डेंसिटी ऑफ लिक्विड, ठीक है ना, डेंसिटी ऑफ लिक्विड इन विच बॉल इज मूविंग। तो हम लोग थोड़ा उल्टा टर्म लेके चलते हैं और शुरू से हम लोग उसी तरीके से चल रहे हैं, सिग्मा सॉलिड की डेंसिटी, रो लिक्विड की। तो इसने अगर चेंज कर दिया हमारे ऊपर फर्क नहीं पड़ता, हम अपना वही स्टैंडर्ड फॉर्मूला लेते हुए चलेंगे, ठीक है ना। वेलोसिटी, टर्मिनल वेलोसिटी निकल आएगी लेंथ डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल से, ठीक है ना। अब ये मेथड यूज्ड होता है सिर्फ और सिर्फ हाईली विस्कस लिक्विड के लिए, अदरवाइज आप इसको कम विस्कस लिक्विड के लिए इस्तेमाल करोगे तो एक्सपेरिमेंट कामयाब नहीं हो पाएगा, क्योंकि हमें वो PQ और QR वाली लेंस नहीं ऑब्टेन हो पाएंगी जहां पर वेलोसिटी कांस्टेंट होगी। तो ये था मेन टर्मिनल वेलोसिटी को कैलकुलेट करने का एक्सपेरिमेंट। अब क्या करते हैं, इस बेसिस पे अब हम कुछ सवाल देख लेते हैं। ये कह रहा है सॉलिड स्फीयर फॉल्स विद द टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकंड इन एयर। एक बात खास तौर पे मैं आपको बताऊं, एयर की डेंसिटी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको बहुत जगह पर एयर मिलेगी सवालों में, ठीक है ना, जो मैं यूज़ कर रहा हूँ। एयर की डेंसिटी तकरीबन 1 के आसपास होती है, पानी की डेंसिटी भी 1 के आसपास होती है, ठीक है ना। तो पानी की डेंसिटी 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब होती है, वाटर की डेंसिटी की मैं बात कर रहा हूँ। एयर की डेंसिटी 1.28 किलोग्राम पर मीटर क्यूब होती है, मतलब बहुत कम होती है, ठीक है ना। तो इसका सिग्निफिकेंस क्या है, तो अगर आप किसी मेटल बॉल को एयर में रखोगे, ठीक है ना, फोर्सेस अगर मैं इसमें लगाऊं mg, ऊपर आ गया अपथ्रस्ट की वैल्यू होगी रो बाय सिग्मा mg, और साथ में आ गई विस्कस फोर्स Fv 6 पाई ईटा r v0, ठीक है ना। एक्सेलरेशन हमने ले लिया 0। अब मेरा खास तौर पे इंटरेस्ट है अपथ्रस्ट इन एयर पर, ठीक है ना, क्योंकि ये कंसेप्चुअली ना आप आ गया तो वहाँ फिर दिमाग नहीं दौड़ा पाओगे, आप अटक जाओगे, तो बेहतर है अभी मैं ही लगा दूँ दिमाग। तो अपथ्रस्ट हो गया डेंसिटी ऑफ एयर बाय डेंसिटी ऑफ सॉलिड इनटू mg। अब एयर की डेंसिटी मैंने बताई 1.28 kg पर मीटर क्यूब होती है, पानी की डेंसिटी 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब होती है, सॉलिड की डेंसिटी तो फिर इससे भी ज़्यादा होगी, आयरन वगैरह की 9000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, 8000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो डेंसिटी ऑफ एयर बहुत कम है, वेरी स्मॉल, ठीक है ना। इसलिए अपथ्रस्ट जो होगा एयर में वो नेग्लिजिबल होगा और हम इसको निगलेक्ट कर देंगे। अच्छा ये भी बात थी क्या, हाँ। तो अपथ्रस्ट हम कर देंगे निगलेक्ट। जैसे ही हम अपथ्रस्ट करेंगे निगलेक्ट, क्यों, क्योंकि रो एयर बहुत कम है। तो हमारे पास जो रिजल्ट बचेगा वो बचेगा mg इक्वल्स टू 6 पाई ईटा r v0। तो यहाँ से टर्मिनल वेलोसिटी मॉडिफाई हो गई mg अपॉन 6 पाई ईटा r। मास को पुट कर दो, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम सिग्मा 4/3 पाई r क्यूब g डिवाइडेड बाय 6 पाई ईटा r। तो कुल मिलाकर के फाइनल रिजल्ट आ जाएगा 2/9 r² g सिग्मा डिवाइडेड बाय ईटा। तो आपने देखा मैंने क्या किया, जब डेंसिटी ऑफ एयर, पीछे मेरे फॉर्मूले पे चलते हैं, जब डेंसिटी ऑफ एयर नेग्लिजिबल है तो इसको अगर हम यहाँ से सीधे हटा दें तो फॉर्मूला इतना बनता है। और क्यों बनता है, क्योंकि अपथ्रस्ट वाला पार्ट जो होता है वो निगलेक्ट हो जाता है। तो जब जब एयर आए अपथ्रस्ट निगलेक्ट कर देना, सही है। आपको ये तो नई चीज़ पता चली है, मैं अब इसका यूज़ बताता हूँ। इफ इट इज अलाउड टू फॉल इन वैक्यूम, अब अगर हम वैक्यूम में फॉल करवाते हैं, ठीक है ना, तो वैक्यूम में फॉल करा लो भाई, ठीक है ना। तो वैक्यूम में क्या होगा, एयर नहीं होगी, ठीक है ना। एयर नहीं होगी तो अपथ्रस्ट नहीं होगा, और साथ साथ में अपथ्रस्ट नहीं होगा, साथ साथ में एक और चीज़ नहीं होगी, वो होगी विस्कस फोर्स भी नहीं होगी। जब कोई वहाँ पर मीडियम ही नहीं है तो फिर वहाँ पर विस्कस फोर्स भी कहाँ से डेवलप होगी। तो इन वैक्यूम, अब मैं इस चीज़ को मॉडिफाई कर देता हूँ, तो इन वैक्यूम अगर आप वैक्यूम में ले जाओगे, ठीक है ना, तो एक तो अपथ्रस्ट ही गायब हो जाएगा, दूसरा विस्कस फोर्स ही गायब हो जाएगी, तो सिर्फ बेचारा बचेगा कौन, mg, यानी ये तो कंटिन्यूसली एक्सेलरेट करेगा g से, और कभी इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट हो ही नहीं सकती। यानी इस सिचुएशन में नो टर्मिनल वेलोसिटी, तो देयर विल बी नो टर्मिनल वेलोसिटी। मेरे ख्याल से लॉजिक समझ आ गए होंगे। नेक्स्ट पर ले चलता हूँ। नेक्स्ट प्रॉब्लम ये देखो, कह रहा है स्फेरिकल बॉल इज ड्रॉप्ड इन अ लॉन्ग कॉलम ऑफ विस्कस लिक्विड, स्पीड ऑफ बॉल एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। अब यहाँ पर ये जो टर्मिनल वेलोसिटी अटेन होती है, ठीक है ना, वापस से लिख रहा हूँ, mg 1 माइनस रो बाय सिग्मा प्लस 6 पाई ईटा r v इक्वल्स टू ma। ये बनी थी हमारी इक्वेशन। इसे इंटीग्रेट करके सॉल्व करें तो हमारी इक्वेशन फाइनली आ जाती है e की पावर माइनस टी बाई टाउ। एट t इक्वल्स टू इन्फानाइट वेलोसिटी बिकम्स v0, यानी 2/9 r² g सिग्मा माइनस रो बाय ईटा। तो इन्फानाइट टाइम पर वेलोसिटी कांस्टेंट होती है, लॉन्ग टाइम पे वेलोसिटी कांस्टेंट होती है, जिसको बोलते हैं टर्मिनल।
पर देखने वाली बात ये इक्वेशन है एक्सपोनेंशियली इंक्रीजिंग, तो इसका जो ग्राफ होगा वो कुछ इस तरीके का होगा। तो वीटी ग्राफ आप देखोगे तो एक्सपोनेंशियली इंक्रीजिंग ग्राफ आएगा, एट इनफाइनाइट टाइम ये वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगी। तो यहाँ ग्राफ पूछा गया है, तो ग्राफ पूछा गया है तो हम इसका राइट आंसर कह सकते हैं कि ये वाला जो ग्राफ है एक्सपोनेंशियली इंक्रीजिंग टाइप का लग रहा है, यानी राइट आंसर हमारा सेकंड वाला हो जाएगा। नेक्स्ट पर चलते हैं। ये बहुत अच्छा प्रॉब्लम है, पढ़ो। अ सॉलिड स्फीयर मूव्स एट अ टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकंड इन एयर एट अ प्लेस वेयर जी इज इतना। ये बहुत अच्छा प्रॉब्लम है, फिर बोल रहा हूँ, अच्छे से देख लेना इसको। द स्फीयर इज टेकन इन ग्रेविटी फ्री हॉल। अब एक ऐसी जगह ले जाते हैं जहाँ ग्रेविटी नहीं है। हैविंग एयर एट द सेम प्रेशर, हवा है पर ग्रेविटी नहीं है, सेम प्रेशर पर एयर है। तो पहले मैं दोनों डायग्राम्स बनाऊं। तो एक तो ग्रेविटी वाली जगह होगी, वहाँ एयर है ही है, और एयर है तो मैंने बताया आप थ्रस्ट को निगलेक्ट कर दो, ठीक है। तो ऊपर लगेगा 6 पाई ईटा आर वी नॉट और नीचे लगेगा एम जी, सही है। और ये जो वी नॉट मेरे पास आ जाएगा, टर्मिनल वेलोसिटी मेरे पास आ जाएगा 2/9 आर स्क्वायर जी सिग्मा डिवाइडेड बाई ईटा, जिसकी वैल्यू 20 मीटर पर सेकंड वो दे रहा है, ठीक है। तो 20 मीटर पर सेकंड की टर्मिनल वेलोसिटी यहाँ पर है, क्योंकि एम जी ने 6 पाई ईटा आर वी नॉट को बैलेंस कर लिया, आप थ्रस्ट वहाँ से हमने गायब कर दिया। अच्छा, तो विस्कस फोर्स हो गई वो एम जी के बराबर हो गई इस जगह पर। ये सिंपल सा हमारा कंसेप्ट रहा। एक्सेलरेशन जो हो गया वो 0 हो गया। अब ये कहता है ग्रेविटी फ्री स्पेस में आ जाओ, तो आ जाते हैं भाई। तो ग्रेविटी फ्री स्पेस में आ जाते हैं, पर वहां एयर है, एयर इज प्रेजेंट, ठीक है। तो एयर है, होने तो हमारे घर से क्या जा रहा है। एयर अगर नहीं हुई, वैक्यूम हो गया और ग्रेविटी फ्री हो गया, तो भाई ये भी नहीं लगेगा फिर, ठीक है ना। फिर ये सवाल नेक्स्ट लेवल पे पहुंच जाएगा, वो भी बताता हूं। अब ग्रेविटी फ्री है तो अब थ्रस्ट को वैसे ही निगलेक्ट करना है। एम जी लग ही नहीं रहा, एम जी 0 हो गया क्योंकि ग्रेविटी फ्री है, ठीक है ना। अब आपने क्या किया, आपने इसे नीचे धक्का दे दिया, ये आपने वेलोसिटी दी, खुद तो कहीं नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि विस्कस फोर्स तो तब लगेगी जब वेलोसिटी है, ठीक है ना। इसलिए आपने इसे नीचे धक्का दिया, तुरंत ऊपर विस्कस फोर्स आ गई 6 पाई ईटा आर वी। ये विस्कस फोर्स क्या करेगी, इसे रिटार्ड कराएगी, ठीक है, समझ रहे हो। तो ये विस्कस फोर्स क्या करेगी, रिटार्ड कराएगी। शुरू में वी इतना था, वी नॉट के बराबर, तो इस विस्कस फोर्स के कारण रिटार्डेशन आएगा। अगर हम ये रिटार्डेशन निकालें तो 6 पाई ईटा आर वी नॉट को हमने डाला एम ए नॉट, ये इनिशियल रिटार्डेशन है, साइन माइनस लगा दिया, ठीक है ना। अब यहाँ पर आप चेक करो 6 पाई ईटा आर वी नॉट की वैल्यू जब वेलोसिटी 20 हुआ करती थी एम जी के बराबर थी। तो मैं इसे क्या कर रहा हूँ, इसकी वैल्यू मेरे को नहीं पता, तो इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू एम जी के बराबर है, एम जी नहीं है, ध्यान रखना, एम जी के बराबर न्यूमेरिकल वैल्यू है। तो माइनस एम जी इक्वल्स टू एम ए नॉट, एम से एम कटा, यानी इनिशियल रिटार्डेशन की वैल्यू -9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगी जब वेलोसिटी 20 होगी। अब अगर आप ये वेलोसिटी 40 कर देंगे, ठीक है ना, तो यही जो आ जाएगा रिटार्डेशन, बस इसकी जगह 2mg डाल दो बस इतना सही करना। 30 कर दो तो ये हमारा 3mg डाल दो, ठीक है ना। इस तरीके से हम रिटार्डेशन इनिशियल निकाल सकते हैं। तो इनिशियल रिटार्डेशन इज -9.8। अब पढ़ो, तो इट्स इनिशियल एक्सेलरेशन विल बी दिस मच डाउनवर्ड। तो एक्सेलरेशन तो आ ही नहीं सकता क्योंकि mg है ही नहीं, तो ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो गया। इट्स इनिशियल एक्सेलरेशन विल बी 9.8 मीटर पर सेकंड अपवर्ड, ये ठीक है, बट यहाँ वर्ड होना चाहिए रिटार्डेशन, ठीक है ना, क्योंकि इसे हमने नीचे की तरफ भेजा, तो फिर भी ये ठीक है। मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन विल डिक्रीज एज द टाइम पास, तो जैसे जैसे नीचे चलता चला जाएगा विस्कस फोर्स जो होगी वो बढ़ती चली जाएगी, रिटार्डेशन इंक्रीज करता चला जाएगा, तो बॉल जो होगी वो धीरे धीरे स्पीड उसकी कम होती चली जाएगी। रिटार्डेशन विल डिक्रीज एज द टाइम पास, तो जैसे जैसे नीचे जाएगा रिटार्डेशन के कारण वेलोसिटी कम होती चली जाएगी, वेलोसिटी कम होती चली जाएगी तो रिटार्डेशन की वैल्यू भी डिक्रीज करती चली जाएगी। ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। इट विल इवेंचुअली स्टॉप, अब जैसे जैसे वेलोसिटी कम हो रही है तो एक पॉइंट पर जाकर के वेलोसिटी 0 भी होगी, जहाँ 0 होगी वहाँ सारी फोर्सेस खत्म होगी, फिर ये हिल ही नहीं सकता। इट विल इवेंचुअली स्टॉप भी करेक्ट है। तो फिलहाल देखा जाए तो इनिशियल एक्सेलरेशन 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर डाउनवर्ड कभी नहीं हो सकता, यानी फर्स्ट वाला ये वाला चीज़ इसमें रॉन्ग दे रखा है और हमें रॉन्ग स्टेटमेंट ही इसमें पकड़ करके बतानी थी। तो आई थिंक लॉजिक बहुत सारे थे। क्या क्या सीखने को मिला इसमें, यहाँ से हमने न्यूमेरिकल वैल्यू निकाल ली किसकी, विस्कस फोर्स की, और जब ये वेलोसिटी कांस्टेंट थी फिर इसने बोला हम ग्रेविटी फ्री में ले गए, पर हमने 20 मीटर उसी टर्मिनल वेलोसिटी से नीचे धक्का दे दिया, ठीक है ना। तो हम
फंस गए कि यार इनिशियल एक्सेलरेशन कैसे निकालें इसका, तो हमने तुरंत इस न्यूमेरिकल वैल्यू का यूज़ किया और mg के बराबर डालते हुए इनिशियल एक्सेलरेशन निकाला, डायरेक्शन अपवर्ड आ गया। ठीक है ना, तो यहाँ तो डायरेक्शन बता दो, ये नॉट का 9.8 मीटर पर सेकंड है, अपवर्ड है, तो खुद ही आइडिया लग जाएगा वेलोसिटी डाउनवर्ड है, ये अपवर्ड है, तो टेक्निकली रिटार्डेशन हो गया। तो बहुत स्ट्रॉन्ग प्रॉब्लम था, बहुत सारी लॉजिकल चीज़ें इस प्रॉब्लम के अंदर थी, इसको वापस ज़रूर कर लेना। नेक्स्ट प्रॉब्लम पर चलते हैं। नेक्स्ट अब ये कह रहा है स्फेरिकल स्टील बॉल रिलीज्ड एट द टॉप ऑफ लॉन्ग कॉलम ऑफ ग्लिसरीन। तो ये फिर से हमारा एक्सपेरिमेंट आ गया। ये रहा लॉन्ग कॉलम जिसमें हमने ग्लिसरीन ली हुई है। ग्लिसरीन काफ़ी विस्कस होता है, तो इसके अंदर आप इसको ऑब्जर्व कर सकते हो एक्सपेरिमेंट को। लेंथ एल है, आगे बोल रहे हैं इट फॉल्स थ्रू डिस्टेंस l/2 विद एक्सेलरेटेड मोशन। तो l/2 एक्सेलरेटेड मोशन में यहाँ से यहाँ तक एक्सेलरेशन के साथ आया। ठीक है, फिर ये बोल रहे हैं रिमेनिंग डिस्टेंस विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अब बाकी का जो डिस्टेंस है यहाँ वेलोसिटी कांस्टेंट हो गई, टर्मिनल वेलोसिटी से ये गिर रहा है। t1 t2 टाइम टेकन टू डिनोट फर्स्ट एंड सेकंड हाफ। तो t1 यहाँ से यहाँ तक का टाइम है और t2 यहाँ से यहाँ तक का टाइम है। तो t1 इज ग्रेटर दैन t2। क्यों? क्योंकि एवरेज वेलोसिटी इन फर्स्ट इज लेस देन एवरेज वेलोसिटी इन सेकंड। इधर की एवरेज वेलोसिटी v0/2 से भी कम आएगी और सेकंड की एवरेज वेलोसिटी v0 आ जाएगी, क्योंकि थ्रू आउट कांस्टेंट बनी हुई है। ठीक है ना, तो जहाँ वेलोसिटी कम होगी वहाँ टाइम ज़्यादा लगेगा, सिंपल सा फंडा हो गया। तो t1 ग्रेटर दैन t2, ये तो पता चल गया। वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी इन द टू हाफ। अब ग्रेविटी का वर्क डन यहाँ पर mg l/2 हो जाएगा, यहाँ पर भी mg l/2 हो जाएगा। तो अगेंस्ट में दोनों में ही हमारा जो ग्रेविटी का वर्क डन आ रहा है वो -mg l/2 आ रहा है। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो W1 इक्वल्स टू W2 हो जाएगा, क्योंकि दोनों की लेंथ बराबर है। अगर वो अलग अलग होती तो ये ज़रूर अलग अलग आता। तो अब इसका राइट आंसर आप सिलेक्ट कर सकते हो। तो इस प्रॉब्लम का राइट आंसर हमारा हो गया t1 ग्रेटर दैन t2, W1 इक्वल्स टू W2, फोर्थ वाला। ये भी अच्छा सवाल था। नेक्स्ट ये कह रहा है स्टील बॉल ऑफ डेंसिटी ρ1 एंड रेडियस r। तो स्टील बॉल की डेंसिटी हमें दे रखी है ρ1 और रेडियस हमें दे रखा है r। ओके, फॉल्स वर्टिकली थ्रू अ लिक्विड ऑफ डेंसिटी ρ2। तो जिस लिक्विड में ये फॉल कर रहा है उस लिक्विड की हमें डेंसिटी दे रखी है ρ2। Assume that viscous force acting on the ball is KRV। तो ये कह रहा है विस्कस फोर्स KRV है। ठीक है, अच्छी बात है। ऊपर अब थ्रस्ट लगा ρ/σ। रो होगी लिक्विड की डेंसिटी, सिग्मा होगी सॉलिड की डेंसिटी इनटू mg, साथ में नीचे mg लगा। क्या जानना चाहता है? टर्मिनल वेलोसिटी बता दो। तो फोर्सेस बैलेंस कर लेते हैं। तो mg 1 - ρ2/ρ1 इक्वल्स टू KRV। तो यहाँ से डायरेक्ट हम v का वैल्यू निकाल लेंगे, mg/KR 1 - ρ2/ρ1। अब एक पंगा है, मास तो दे नहीं रखा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम से ब्रेक करना पड़ेगा। तो मास की वैल्यू हो जाएगी डेंसिटी ऑफ सॉलिड, सॉलिड की डेंसिटी हमें ρ1 दे रखी है, इंटू 4/3 πr3 पुट कर देते हैं। तो ये चीज़ यहाँ पर पुट कर देते हैं। तो टर्मिनल वेलोसिटी मेरे पास आ जाएगी ρ1 4/3 πr3 g डिवाइडेड बाई KR ρ1 - ρ2/ρ1। ठीक है, अब देखो ρ1 से ρ1 हो गया कैंसिल आउट और V0 का वैल्यू आ गया 4/3 पाई r²g/k टाइम्स ρ1 - ρ2। अब आप राइट आंसर ढूंढ लो। 4/3 पाई r²g, 4/3 पाई r²g ρ1 - ρ2 डिवाइडेड बाई k। तो इसका राइट आंसर साफ चमक रहा है, फर्स्ट वाला करेक्ट है। तो आई होप सिंपल सा एक्सपेरिमेंट था। ठीक है ना, और वैसे भी अपने लेक्चर्स में टर्मिनल वेलोसिटी खूब पढ़ा हुआ है, खूब उसके प्रॉब्लम करे हुए हैं, कंबाइन करने वाले और बहुत सारे और। बट यहाँ एम था एक्सपेरिमेंट समझाना और कुछ लॉजिकल कंसेप्चुअल प्रॉब्लम बताना। तो वो मैंने अब आपको सारे क्लियर कर दिए, रिवाइज कर लेना, फिर आगे चलना। हम देखने जा रहे हैं एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स का नेक्स्ट लेक्चर। इसमें हम रेजोनेंस कॉलम की हेल्प से स्पीड ऑफ साउंड निकालेंगे। हालांकि आप साउंड वेव के अंदर पढ़ चुके हो, बट एक्सपेरिमेंटल वाला पोर्शन था इसलिए मैंने सारा एक साथ ही कवर कर दिया, आपका रिवाइज हो जाएगा। तो एक बार वापस से इसका रिविजन कर लेते हैं हम लोग, और इस पे बेस्कूप प्रॉब्लम लेक्चर में आपने किए हुए हैं। देखो ये हमारे पास एक रेजोनेंस कॉलम ट्यूब है, ये वाटर रिजर्वायर है। तो बेसिकली इसकी हेल्प से हम वाटर लेवल को ऊपर नीचे एडजस्ट कर सकते हैं। ये मीटर स्केल लगी हुई है, ठीक है ना। इस मीटर स्केल की हेल्प से हम इसके अंदर कितनी लेंथ पर रेजोनेंस हो रहा है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अब कंसेप्ट हमारा क्या रहेगा, किस तरीके से हम इसमें अप्रोच बनाते हैं, तो वो सुनो। सबसे पहले हमने इसको पूरा का पूरा पानी से भर दिया, ठीक है। ये हमारे पास एक ट्यूनिंग फोर्क है, इस ट्यूनिंग फोर्क की फ्रीक्वेंसी नोन है, ठीक है ना। ये फ्रीक्वेंसी हमें पता है, तो नॉन फ्रीक्वेंसी की एक ट्यूनिंग फोर्क लेकर के हम क्लोज ट्यूब के ऊपर खड़े हो गए। ये क्लोज ट्यूब है। अब हम धीरे 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 पानी के लेवल को इसमें कम करते जाते हैं,
ठीक है। तो पानी के लेवल को कम करते चले जाते हैं। फिर एक मोमेंट ऐसा आता है जब यहाँ से भी वही फ्रीक्वेंसी की आवाज़ हमें सुनाई देने लगती है। तो जब पहली बार आवाज़ सुनाई देती है तो हम ये कहते हैं कि हाँ भाई ये दोनों चीज़ फर्स्ट टाइम रेजोनेंस में है। अब ये लेंथ हम नोट कर लेते हैं। लेट अस से दैट ये लेंथ L1 है, ठीक है ना। अब क्या करते हैं, अब बहुत ध्यान से सुनना, ठीक है ना। अब ये लेंथ हमने नोट कर ली। अब थोड़ा सा जैसे ही हम और लिक्विड के लेवल को नीचे ले जाएंगे तो ऑब्वियसली क्या होगा, रेजोनेंस डिस्टर्ब हो जाएगा और यहाँ से आवाज़ आनी बंद हो जाएगी। फिर हम क्या करते हैं, वापस से मतलब इस लेंथ की एक और बार रीडिंग ले लेते हैं। तो वापस से यहाँ लिक्विड लेवल को राइज कराते हैं और देख लेते हैं किस लेंथ पर जा करके हमें वापस से रेजोनेंस आ रही है। तो प्रैक्टिकली हम लोग दो वैल्यू निकाल लेते हैं, एक फॉलिंग लिक्विड में और एक राइजिंग लिक्विड में, ठीक है ना। लेट्स से दैट मान लो ये लेंथ की वैल्यू आ रही है जब हम यहाँ से नीचे ला रहे थे 22 सेंटीमीटर पर, और जब हम यहाँ से राइज करा रहे थे, ये 100 सेंटीमीटर की मीटर स्केल है, तो यहाँ से राइज कराते वक्त हमारी रीडिंग कुछ और आई, थोड़ा सा 0.5 का इधर उधर फर्क हो गया, ठीक है ना। अब दोनों का हमने एवरेज ले लिया, एवरेज लेकर के वो हमारी एक एवरेज रीडिंग हो गई, ठीक है ना। तो लेंथ ऑफ कॉलम हमने कैलकुलेट कर लिया एवरेज वैल्यू से। अब फिर से हमने लेवल ऑफ लिक्विड को फॉल कराया, कराते 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 अब ये दोबारा से रेजोनेंस में कब आएगा, फर्स्ट ओवरटोन के अंदर। तो जब इसकी फर्स्ट ओवरटोन होगी वापस से हमें आवाज़ सुनाई देनी स्टार्ट हो जाएगी। तो ये मैंने आगे डायग्राम में रखे हुए हैं। तो देखो, तो पहली बार हमें आवाज़ सुनाई दी L1 लेंथ पर, तो L1 प्लस E। अब यहाँ पे क्या होता है, मैं बता भी चुका हूँ लेक्चर में कि ये जो इसका एंटी नोड होता है ना डिस्प्लेसमेंट का, ये बिल्कुल यहाँ नहीं बनता है, थोड़ा सा ऊपर जा करके बनता है, और ये इसकी प्रेशर वेव होती है। तो प्रेशर का जो नोड होता है वो बिल्कुल टॉप पे नहीं बनता, थोड़ा सा ऊपर बनता है ड्यू टू वेरिएशन इन डेंसिटी। ये जितना ऊपर बनता है इसको हम बोलते हैं एंड करेक्शन, ठीक है ना। तो टेक्निकली L1 प्लस E हो जाएगा λ/4, ठीक है ना। ये बन रहा है हमारा फंडामेंटल टोन के अंदर लेंथ का फॉर्मूला। अब हम आ जाते हैं फर्स्ट ओवरटोन, ठीक है ना। तो इस फर्स्ट ओवरटोन में आप देखो यहाँ पर हमारे पास ये लूप बने, ये बन रही है डिस्प्लेसमेंट वेव। प्रेशर वेव बनाएंगे तो जस्ट इसकी उल्टी बनेगी, जहाँ डिस्प्लेसमेंट का नोड होगा वहाँ प्रेशर का एंटी नोड। तो ये प्रेशर वेव अगर आप बनाओगे तो ये कुछ, ठीक है ना, ये कुछ इस तरीके की प्रेशर वेव हमें देखने को मिलेगी, ठीक। और यहाँ जा करके इस प्रेशर वेव का कुछ नोड आएगा, तो थोड़ा सा ऊपर जा करके आ जाएगा। तो L2 प्लस E की वैल्यू हो जाएगी 3 λ/4। अब क्या किया, अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लिया, सब्ट्रैक्ट करने से हमें लैम्डा मिल जाता है। लैम्डा की वैल्यू हो जाती है ट्वाइस L2 माइनस L1। और एंड करेक्शन चाहिए तो लैम्डा पुट कर दो, E की वैल्यू मिल जाएगी। E की वैल्यू आप चेक करोगे तो जैसे ही हम इसको यहाँ पर सब्सटीट्यूट करेंगे, किसी भी इक्वेशन में पुट कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो लैम्डा की वैल्यू यहाँ डाल लेते हैं, तो लैम्डा की वैल्यू यहाँ पर डालेंगे आप तो आपको रिजल्ट मिल जाएगा L2 माइनस L1/2। इसको आप L1 को इधर उठा करके ले आओ, तो L2 माइनस 3L1 डिवाइडेड बाई 2। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ एंड करेक्शन, ठीक है ना। तो एंड करेक्शन L2 माइनस 3L1 डिवाइडेड बाई 2। तो इसमें मैंने लेक्चर में ये भी बताया था कि कैसे पहचान सकते हो एंड करेक्शन लेना या नहीं लेना। मान लो कहते फर्स्ट रेजोनेंस हुई 20 सेंटीमीटर पर, नेक्स्ट रेजोनेंस हमें सुनाई दे रही है 60 सेंटीमीटर पर, तो L2 3L1 के बराबर है, यानी एंड करेक्शन वहाँ 0 हो गया। तो जब L2 की वैल्यू 3L1 से थोड़ी सी ज़्यादा आ जाए समझ लेना वहाँ पर एंड करेक्शन है, ठीक है ना। तो ये एंड करेक्शन निकालने का तरीका हो गया। अब अगर हमें स्पीड ऑफ साउंड निकालनी है तो हम जानते हैं V इक्वल्स टू F लैम्डा, ठीक है ना। F की वैल्यू हमें पता ही है, लैम्डा की जगह हमने ट्वाइस ऑफ L2 माइनस L1 डाल दिया, यहाँ से हमने स्पीड ऑफ साउंड वर्कआउट कर ली, समझ गए। L2 L1 कहाँ से निकाले, वो हमने मीटर स्केल से निकाल लिया जो रेजोनेंस कॉलम ट्यूब के ऊपर लगे हुए थे। तो बहुत ही सिंपल बेसिक एक्सपेरिमेंट है और हम इस पर खूब काम कर चुके हैं। प्रॉब्लम मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये वापस से वही करेक्शन आ गई, एंड करेक्शन का फॉर्मूला मैंने आपको दे दिया, स्पीड का फॉर्मूला दे दिया। अब अगर आपको स्पीड किसी और टेम्परेचर पर निकालनी है, हम अच्छी तरह जानते हैं स्पीड ऑफ साउंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √T होती है, ठीक है ना, ये अच्छी तरह आप जानते हो। अब अगर आप रूम टेम्परेचर पर निकाल रहे हो और आपको निकालनी है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √T लेते हुए चल लो, क्यों फालतू का दिमाग लगाना, ठीक है ना। तो V1/V2 इक्वल टू √T1/T2 से आप इजिली वर्कआउट कर लोगे, वही टेक्निक आप रखना। अब प्रॉब्लम हम देखते हैं इसके अंदर। तो जैसे ये एक्सपेरिमेंट देखो, कोई कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, जो हमने किया वो यहाँ लिखा हुआ है। ये कह रहा है इन रेजोनेंस कॉलम एक्सपेरिमेंट फॉलोइंग रीडिंग वर रिकॉर्डेड, फाइंड स्पीड ऑफ साउंड रफली। तो ये कह रहा है फर्स्ट रेजोनेंस वाटर लेवल फॉलिंग 23.9 पर आया, देख लो आपके सामने रीडिंग है। तो 23.9 सेंटीमीटर पर हमें फर्स्ट रेजोनेंस मिला, फंडामेंटल वाला। ये था वाटर लेवल फॉलिंग पर। वाटर लेवल जब हमने राइज कराया तो यही थोड़ा सा चेंज होकर के 24.1 पे आ गया, समझ गया। अब हमने इन दोनों का एवरेज ले लिया तो हमें फर्स्ट लेंथ मिल गई 24 के बराबर। तो ये तरीका होता है, फॉल कराओ, राइज कराओ और चेक कर लो एवरेज वैल्यू कितनी आ रही है, क्योंकि पहली बार में एक्यूरेट नहीं आती वो। सेकंड रेजोनेंस इसी तरह फॉलिंग पर मिल रहा है यहाँ पर, राइजिंग पर मिल रहा है यहाँ पर, तो एवरेज लेंथ ये हो गई। अब हमें स्पीड ऑफ साउंड निकालनी है, एंड करेक्शन निकालना, सब कुछ कर लेते हैं।
फ्रीक्वेंसी हमें दे रखी है वो देखो 340, तो पुट कर दें ट्वाइस इंटू 340, ठीक है, टाइम्स L2 माइनस L1 आप करेंगे तो ये माइनस ये 50 सेंटीमीटर आ जाएगा, 10 की पावर -2 लगा देते हैं, तो रिजल्ट आ जाएगा 340 मीटर पर सेकेंड। तो ये आ गई स्पीड ऑफ साउंड, ठीक है ना, राइट आंसर हमारे सामने है। अगर मेरे से कोई एंड करेक्शन पूछता है यहाँ पर, तो एंड करेक्शन की वैल्यू हो जाती है L2 माइनस 3L1 डिवाइडेड बाई 2, तो L2 की वैल्यू होगी 74 माइनस 3 इंटू 24 बाई 2, देखते हैं कितना आता है, 74 माइनस 4 3 12 3 2 6 और 1 7 डिवाइडेड बाई 2, तो बिल्कुल एंड करेक्शन आ रहा है और ये एंड करेक्शन की वैल्यू 1 सेंटीमीटर आ रही है। तो मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी A to Z किस तरीके से आप रेजोनेंस कॉलम एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म कर सकते हो। कुछ और सवाल है देखो, अब ये कह रहा है इन अ ट्यूनिंग फोर्क ऑफ फ्रीक्वेंसी 340 प्लस माइनस 1%, ये प्लस माइनस 1% क्या है, परसेंटेज चेंज इन परसेंटेज एरर इन फ्रीक्वेंसी इज यूज्ड इन द रेजोनेंस ट्यूब मेथड, द फर्स्ट एंड सेकंड रेजोनेंस लेंथ आर इतना इतना। तो वही एक्सपेरिमेंट चल रहा है और उसी एक्सपेरिमेंट के बेस पे हमें L1 दे रखा है 24 और L2 दे रखा है 74 सेंटीमीटर। रेजोनेंट लेंथ इज मेजर्ड बाय अ स्केल हैविंग 1 मिलीमीटर मार्क, तो डेल्टा L यानी एरर इन मेजरमेंट ऑफ लेंथ 1 मिलीमीटर है। मैक्सिमम परमिसिबल एरर इन स्पीड ऑफ साउंड, अब देखो स्पीड ऑफ साउंड को पहले लिख लो, ट्वाइस एफ नॉट L2 माइनस L1, तो ये रिजल्ट फिर से वही आ जाएगा जो अभी मैंने निकाला था 340 मीटर पर सेकेंड। अब हमें एरर निकालना है, तो एरर कैसे निकालें, तो ये जो डिफरेंस इन लेंथ है इसको एक काम करो L लिख लो, तो V इक्वल्स टू ट्वाइस एफ नॉट L हो जाएगा। तो डेल V बाई V इक्वल्स टू 2 का कोई काम नहीं है, डेल एफ नॉट बाई एफ नॉट प्लस डेल्टा L बाई L, ये सीधी वैल्यू हमें दे रखी है 1%, तो हम 1/100 डाल देंगे। V हमें पता ही है 340 दे रखा है, वो पुट कर देंगे, ठीक है ना। डेल L बाई L कैसे निकालेंगे, उसके लिए इसको देखो, L तो यहाँ से निकल जाएगा और ये L की वैल्यू आ जाएगी 50 सेंटीमीटर। डेल्टा L के लिए एरर का तरीका लगाएंगे, तो डेल्टा L2 प्लस डेल्टा L1 ये हो जाएगा 1 mm प्लस 1 mm, ठीक है, तो ये हो गया 2 mm। ये है आपका एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स का पोर्शन। इस तरीके से एरर वाले सवाल आ जाते हैं। अब डेटा पुट करो, तो ये हो गया 1/100 प्लस 2 mm डिवाइडेड बाय L की जगह आ गया 50 सेंटीमीटर, ठीक है ना। mm को कन्वर्ट कर लो, तो ये कन्वर्ट करेंगे आप, तो ये आ जाएगा 1/100 प्लस पॉइंट कर लो 1/500 हो जाएगा। अब मैं एक काम करता हूँ, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं बहुत सिंपल तरीके से, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लो, तो नीचे 100 बन जाएगा, ठीक है, और ऊपर आ जाएगा 0.4, तो फाइनल रिजल्ट आ गया 0.01 प्लस 0.004, तो ये आ गया 0.014, ठीक है ना। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ डेल V बाई V। तो मैक्सिमम परमिसिबल एरर हो गई 0.014, यानी बेसिकली 1.4% आ गई अगर हम परसेंटेज में निकालें, पर हमें डेल V की वैल्यू निकालनी है, एब्सोल्यूट एरर निकालनी है, साथ में V मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 0.014 इंटू 340 आप करोगे तो ये मीटर पर सेकंड में इसकी मैक्सिमम परमिसिबल एरर की वैल्यू आ जाएगी। परसेंटेज चाहिए तो कुछ नहीं करना, बस इसी में डेल V बाई V हमने जो निकाला है इसमें 100 से मल्टीप्लाई कर दो, 1.4% इज मैक्सिमम परमिसिबल एरर इन परसेंटेज। अब वो ऑप्शन देखना पड़ेगा किस ऑप्शन में हमसे पूछा गया है। नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम ये रहा, एन एयर कॉलम इन पाइप क्लोज्ड एट वन एंड इन रेजोनेंस विद वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फोर्क ऑफ फ्रीक्वेंसी 264, स्पीड ऑफ साउंड ये दे रखा है, लेंथ ऑफ एयर कॉलम विल बी। अब हमें नहीं पता कौन सा हार्मोनिक है, ठीक है ना, कौन से हार्मोनिक में पाइप ऑसिलेट कर रहा है, तो और लेंथ भी पूछ रहा है। तो इस तरीके से लेंथ का जो फॉर्मूला है, जनरल फॉर्मूला हमने पुट करा COP का, क्लोज्ड ऑर्गन पाइप का, 2n-1, और ये मेरे पास आ गया लैम्डा बाय 4l, ठीक है ना। अब एक काम करते हैं, V इक्वल्स टू एफ लैम्डा से लैम्डा की वैल्यू लिख लेते हैं, तो वो होगी V बाय एफ, ठीक है। यहाँ से V बाय एफ आप करोगे, V की वैल्यू होगी अपने पास कितनी 330 डिवाइडेड बाय 264, ठीक है ना। ये रिजल्ट मेरे पास आ जाएगा 330 डिवाइडेड बाय 264, सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो L का वैल्यू हो गया, अब इसको ऑड नंबर लिख ले रहा हूँ, m बाय 4l नहीं आएगा, m बाय 4 आएगा, तो m बाय 4 इंटू 330 डिवाइडेड बाय 264, ठीक है ना। अब इसको और सिंप्लीफाई करें तो ये हमारा मीटर में बन रहा है, सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे तो मैंने अभी कैलकुलेट किया था 31.25 इंटू m। अब m की डिफरेंट वैल्यू पुट कर दे, m ध्यान रखना ऑड नंबर है, और हमें लेंथ मिलता चला जाएगा जो रेजोनेंस में रहेगा। तो m की वैल्यू पहले हमने 1 डाली, तो फर्स्ट लेंथ आ गई 31.25 सेंटीमीटर, देख लो आंसर में मिल रहा है।
m की वैल्यू 2 नहीं डाल सकते, 2 ऑड नंबर नहीं होता, ठीक है ना। m की वैल्यू 3 डाली, L2 की वैल्यू तकरीबन 93.75 मिल रहा है। m की वैल्यू हमने 5 डाली, तो L3 अब आ जाएगा आपके पास, 5 करेंगे तो ये आ जाएगा 25, 5 125 और कैरी 1 5 और ये हो जाएगा 155, ठीक है 156 समथिंग, तो 150 समथिंग कुछ आ जाएगा, ठीक है ना। एक भी ऑप्शन नहीं नज़र आ रहा, यानी यहाँ पर हम कैलकुलेशन बंद कर देंगे। तो हमें दो लेंथ मिलेंगी जो इसके साथ रेजोनेंस में आ जाएंगी। पहली मिल गई 31.25, दूसरी मिल गई 93.75। तो इस प्रॉब्लम का राइट आंसर हमारा हो जाएगा फर्स्ट वाला और थर्ड वाला। अब एग्जामिनर हमें लिख करके दे देगा 1 and 2 आर करेक्ट, 2 and 3 आर करेक्ट, या 1 and 3 आर करेक्ट, सिलेक्ट कर लेंगे। नेक्स्ट आप देख रहे हो ये वाला, और मैंने इसमें बीट्स का भी रख दिया ताकि रिवीजन हो रहा है तो सारा ही हो जाए। टू क्लोज्ड ऑर्गन पाइप गिव 10 बीट पर सेकंड बिटवीन द फंडामेंटल्स। तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी में 10 बीट पर सेकंड का डिफरेंस मिल रहा है, ठीक है ना। वेल लेंथ ऑफ शॉर्टर पाइप इज 1 एंड लेंथ ऑफ लॉन्गर पाइप हमें पता करके देनी है। अब देखो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है mv/4l और फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला हो जाता है v/4l। तो जितनी लेंथ कम होगी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा मिलेगी। तो f1 माइनस f2 का डिफरेंस हमें 10 मिल रहा है, ठीक है। f1 की वैल्यू हो गई v/4l1 माइनस v/4l2 इक्वल्स टू 10। L1 शॉर्टर लेंथ का पाइप है जिसकी 1 मीटर दे रखी है। v कितना है, स्पीड ऑफ साउंड 340 है। तो मैं इसको भी कैलकुलेट थोड़ी देर में करूँगा। तो मेरे पास L1 अवेलेबल है, तो मैं इसे v/4 डाल दे रहा हूँ, इसे भी v/4l2 डाल दे रहा हूँ इक्वल्स टू 10। L2 हमें निकालना है, ध्यान रखना, इसको इधर लाओ इसको इधर लाओ, ठीक है ना। तो v/4 माइनस 10 इक्वल्स टू v/4l2, 4/v से इधर मल्टीप्लाई कर दो तो 1/L2 का वैल्यू हो गया हमारे पास 1 माइनस 40/v। तो L2 का वैल्यू मेरे पास आ गया v/v माइनस 40। आप देख लो कितना आसान हो गया कैलकुलेशन, इसलिए बोलो कैलकुलेशन लास्ट स्टेप में करो। तो L2 आ गया 340 डिवाइडेड बाय 300, ठीक है, और इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये तकरीबन 1.13 मीटर के आसपास आ जाएगा। तो राइट आंसर आप देख सकते हो, इस प्रॉब्लम का राइट आंसर हो गया हमारा थर्ड वाला। तो मेरे ख्याल से ये वो एक्सपेरिमेंट था जो हमने क्लास में भी बहुत अच्छे से किया था, और वापस से मैंने अब आपको रिवाइज करा दिया। अब इसके प्रॉब्लम आई डोंट थिंक कि आपके गलत होने चाहिए, तो बस थोड़ा सा प्रैक्टिस करके फिर आगे चलना। अब इसके अंदर बहुत सिंपल सा फंडा है, हमें स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी निकालनी है सॉलिड की या लिक्विड की बाय मेथड ऑफ मिक्सचर। हो गए मेथड ऑफ मिक्सचर क्या चीज़ है, तो इसमें हम कैलोरीमीटर लेंगे, कैलोरीमीटर के अंदर ऑब्जेक्ट इंसर्ट करेंगे और इक्विलिब्रियम स्टेट चली जाएगी। लेक्चर्स में आप पढ़ चुके हो, यहाँ कोई स्टेट चेंज नहीं हो रही। तो हम लोग हीट गिवन बाय हॉट बॉडी, हीट टेकन बाय सॉलिड बॉडी, हीट टेकन बाय कोल्ड बॉडी का प्रिंसिपल यानी प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री लगाते हुए स्पेसिफिक हीट निकालेंगे। अब तरीका क्या है, पहले उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं, क्योंकि कोई स्टेट चेंज नहीं हो रही तो बहुत सिंपल रहेगा। देखो सबसे पहला काम, सबके मासेस पता होने बहुत ज़रूरी है। यहाँ हीट देने वाला कौन है और हीट लेने वाला कौन है। तो सबसे पहले हम किसी सॉलिड की हीट निकालना चाहते हैं। मैं एक पेज पे ले लेता हूँ, फ्रेश पेज पे, ठीक है ना। तो हम यहाँ पर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी सॉलिड की निकालना चाहते हैं ऑफ सॉलिड। अब हमें पता क्या क्या होना चाहिए, ये सॉलिड हाई टेम्परेचर पर है, ठीक है। तो हम थर्मामीटर से इसका एक तो टेम्परेचर मेजर कर लेंगे। सबसे पहले सॉलिड का मास ले लेते हैं, m1 इज मास ऑफ सॉलिड। ये हम वेट इसका मेजर करके इजीली निकाल लेंगे अपना वेइंग मशीन पे, ठीक है ना। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी अपना टास्क है, ये हमें कैलकुलेट करना है। तो मास ऑफ सॉलिड हम इजीली निकाल सकते हैं, कोई बड़ा काम नहीं है। इनिशियल टेम्परेचर T1 ये हम कैलकुलेट कर लेंगे थर्मोमीटर की हेल्प से। तो सॉलिड का तो सारा का सारा डेटा पता चल गया। अब आ जाते हैं कैलोरीमीटर पर, ठीक है। अब सबसे पहले कैलोरीमीटर का मास, तो मास ऑफ कैलोरीमीटर ये हम पता कर लेंगे अपना वेइंग मशीन के ऊपर रख करके एम्प्टी कैलोरीमीटर को। तो सिर्फ और सिर्फ कैलोरीमीटर का मास आ जाएगा। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कैलोरीमीटर की हमें पता होगी कि ये किस मेटल का बना हुआ है, ठीक है ना। कॉपर का बना हो तो कॉपर की कॉपर का हम लोग वहाँ पर स्पेसिफिक यूज़ कर लेंगे। तो बहरहाल ये हमें पता होगा। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ कैलोरीमीटर, इनिशियल टेम्परेचर ये भी हमें पता होगा, थर्मोमीटर की हेल्प से हम ये कैलकुलेट कर लेंगे। अब आ जाते हैं, हमने इसके अंदर लिक्विड इंसर्ट कर दिया। कितना लिक्विड डाला ये या तो अलग से वेट करके निकाल लो, ठीक है ना, या फिर क्या करो आप लिक्विड को इसके अंदर डाल लो और टोटल वेट पता कर लो। तो M3 जो हो जाएगा ये हो जाएगा मास ऑफ लिक्विड
प्लस कैलोरीमीटर। तो मास ऑफ लिक्विड सिर्फ और सिर्फ अगर हम देखें तो ये हमारे पास आ जाएगा m3 माइनस m2। मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे, ठीक है ना, कोई बड़ा टास्क नहीं है। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ लिक्विड हमें पता होगी, ये S3 है। इनिशियल टेम्परेचर, अब इसका कैलोरीमीटर का टेम्परेचर एक बराबर ही होगा, तो ये T2 लेते हुए चल लेते हैं। अब हमने क्या किया, इसको इसके अंदर डाल दिया पूरे सेटअप के अंदर। तो वाटर है, वाटर लिक्विड है, लिक्विड कैलोरीमीटर के अंदर पड़ा हुआ है, हमने एक हीटेड ऑब्जेक्ट उसके अंदर इंसर्ट कर दिया, स्टिर किया और फाइनल इक्विलिब्रियम टेम्परेचर नोट किया। लेट अस से दैट इक्विलिब्रियम टेम्परेचर हमारे पास आ गया T0। तो ये हाई बॉडी ने हीट लूज करी, ठीक है ना, और इन दोनों ने मिलकर के हीट गेन करी। अब हम प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री लगा देते हैं। हीट लॉस्ट बाय हॉट बॉडी, हीट लॉस्ट बाय हॉट बॉडी इज इक्वल्स टू हीट गेन बाय कोल्ड बॉडी या बॉडी एट लो टेम्परेचर। अब इसने कितनी हीट लूज करी, फॉर्मूला एम एस डेल्टा थीटा, और यहाँ कोई स्टेट चेंज तो हो ही नहीं रही है, तो वही हमारा सबसे बड़ा फायदा है, सीधे फॉर्मूला। नुकसान है कैलकुलेशन लंबी चौड़ी जाती है। तो m1 S1 हमें निकालना है इनटू डेल्टा टी, सावधानी से लिखना, ये कम है और ये ज़्यादा है, तो T1 माइनस T0। हीट गेन बाय कोल्ड बॉडी पर आ जाते हैं, तो कोल्ड बॉडी में आ जाता है कैलोरीमीटर, मास हो गया m2, स्पेसिफिक S2, और टेम्परेचर इसका राइज कर रहा है, तो T0 माइनस T2। ये आपने लेक्चर में भी सीखा हुआ है, बट अब एक बार रिवाइज हो गया आपका फिर से। हीट टेकन बाय लिक्विड, ये आ जाएगा, मास इसका हो गया m3 माइनस m2। अब ये थोड़ा सा केयरफुल रहना, देख लेना आपको लिक्विड का मास सेपरेटली दे रखा है या लिक्विड प्लस कैलोरीमीटर का दे रखा है, जैसा दे रखा है वैसा आप चल लेना, बहरहाल हमें मास ऑफ लिक्विड चाहिए। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी आ गई इसकी S3, राइज एंड टेम्परेचर आ गया T0 माइनस T2, ठीक है। अब हम इससे अननोन निकाल लेंगे, अननोन है S1 यहाँ ईजिली कैलकुलेट हो जाएगा। ये तो तरीका हो गया सॉलिड की स्पेसिफिक हीट निकालने का। लिक्विड की निकालनी है तो क्या करोगे, सॉलिड की पता होगी। अब हमें पता हम कौन सा सॉलिड उसके अंदर डाल रहे हैं, सॉलिड की पता होगी, इसी सेम फॉर्मूले से हम यहाँ से लिक्विड की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी निकाल लेंगे। यानी मल्टीपर्पज फॉर्मूला, एक ही तरीके से यूज किया जाना है। स्पेसिफिक हीट सॉलिड निकालनी हो इससे निकाल सकते हो, गिवन लिक्विड पता होगा, लिक्विड की निकालनी हो तो भी निकाल सकते हो, सॉलिड की पता होनी चाहिए। तो ये कहलाता है हमारा एक्सपेरिमेंट, और एक्सपेरिमेंट की हेडिंग है स्पेसिफिक हीट ऑफ गिवन सॉलिड एंड लिक्विड बाय मेथड ऑफ मिक्सचर। मेरे ख्याल से समझ आ गया होगा। अब यहाँ पर देखो इन्होंने क्या कर रखा है, ये पूरी रामायण लिखी हुई है, आपको इसकी ज़रूरत ही नहीं है, मैंने सिंपल एक्सपेरिमेंट दे दिया। बट फिर भी ये क्या कह रहा है, द प्रिंसिपल ऑफ मेथड ऑफ मिक्सचर इज दैट द हीट लॉस्ट बाय हॉट बॉडी इज इक्वल्स टू हीट गेन बाय कोल्ड बॉडी। फिर वही बकवास है, ठीक है ना, और आपने सीखी हुई है ये। When a hot solid is dropped into the calorimeter containing water, heat loss by solid equals to heat gain by calorimeter and water, पता है। अब यहाँ पर ये थोड़ा सा देखना, clean, dry and empty calorimeter with stirrer it's taken and its W1 is determined। तो हमने खाली कैलोरीमीटर का वेट निकाल लिया। अब it is filled with water to 1/3 of its volume and W2 is determined। W2 हो गया वाटर प्लस कैलोरीमीटर का, वाटर का हो गया W2 माइनस W1। आगे कैलोरीमीटर को वुडन केस में रख दिया ताकि सराउंडिंग में हीट लॉस कम हो, और इनिशियल टेम्परेचर T1 था वो हमने नोट डाउन कर लिया। सॉलिड ऑफ विच स्पेसिफिक हीट इज टू बी डिटरमाइंड इज टेकन इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल पीस एंड इज हीटेड इन स्टीम हीटर टू स्टडी टेम्परेचर T2। तो हमने स्टीम हीटर में मतलब उसको गर्म करा, आप डायरेक्ट आग पे रख के गर्म कर लो या स्टीम हीटर में रख लो, बहरहाल उसको हीट करके हमने T2 टेम्परेचर निकाल दिया। Hot solid is now dropped into the calorimeter quickly and by stirring the system resulting temperature is noted। तो हमने resulting temperature निकाल लिया, equilibrium temperature। Mass of calorimeter with water and solid is determined by using common balance। अब क्या किया इसने, तीनों का ही मास निकाल लिया, कैलोरीमीटर प्लस वाटर प्लस सॉलिड। अब अगर आपको सॉलिड का मास चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, ये जो आ रहा है ना अपने पास W3, इसमें से W2 यानी कैलोरीमीटर और वाटर के मास को माइनस कर लो। तो ये अलग अलग मास नहीं निकाल रहा, वो उनको ऐड कर करके मास निकालता चला जा रहा है। कोई बात नहीं, अपने घर से क्या जा रहा है। तो अब हमने सिंपल वही प्रिंसिपल लगा लिया और स्पेसिफिक हीट निकाल ली। रट्टे मारने की कोई ज़रूरत नहीं है इसके अंदर, प्रिंसिपल बहुत सिंपल है। MST हमें चाहिए, हीट गिवन बाय हॉट बॉडी इक्वल्स टू हीट टेकन बाय कोल्ड बॉडी लगाना है, ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं। सिमिलरली अगर आपको लिक्विड की निकालनी है तो वही सेम फॉर्मूला वही है, कुछ चेंज नहीं हुआ, बस यहाँ पर सॉलिड हमें पता होना चाहिए। अब कुछ छोटे छोटे एक दो प्रॉब्लम हम देख लेते हैं, ठीक है ना, फॉर्मेलिटी है, इसको करना ज़रूरी है। तो हम लोग फॉर्मूला देख लेते हैं यहाँ पर और प्रॉब्लम्स देख लेते हैं किस तरीके से अप्लाई होते हैं। देखो, अ स्फीयर ऑफ एल्यूमिनियम, तो सीधे सीधे सॉलिड का मास दे रखा है। ये एक्सपेरिमेंट में जो किया गया ऐसी बेवकूफ़ी नहीं करवाते, ठीक है ना। तो हमारे पास एल्यूमिनियम
का मास गिवन है, मैंने इधर लिख लिया 0.047 kg। आगे, इज प्लेस्ड फॉर सफिशिएंट टाइम इन अ वेसल कंटेनिंग बॉइलिंग वाटर सो दैट द स्फीयर इज एट 100। इनिशियल टेम्परेचर भी दे रखा है उसका, इनिशियल टेम्परेचर हमारे पास आ गया 100। इसकी स्पेसिफिक हीट S1 ले लेते हैं जो हमें निकालनी है। टेम्परेचर इनिशियल T1 है जिसका वैल्यू हो गया 100 डिग्री सेंटीग्रेड। आगे, इट इज देन इमीडिएटली ट्रांसफर टू 0.14 kg कॉपर कैलोरीमीटर कंटेनिंग दिस मच अमाउंट ऑफ वाटर। तो मैंने पहले बोला था सबके मासेस अलग अलग गिवन होते हैं, वो रट्टे मारने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। अब कैलोरीमीटर पर आ जाते हैं। मास कैलोरीमीटर का 0.14 kg दे रखा है। स्पेसिफिक हीट कैलोरीमीटर की कॉपर की ये दे रखी है 386 जूल पर किलोग्राम केल्विन। और ये जूल वाली जो स्पेसिफिक हीट की वैल्यू होती है ना, कैलकुलेशन को और थोड़ा सा उलझा देती हैं, बट अब करा क्या जाए, दे ही रखी है जूल के अंदर तो करना पड़ेगा। अगर कैलोरीज के अंदर होती तो हमारी कैलकुलेशन बहुत आसान चलती, वो भी है, आगे दिखाऊंगा। इनिशियल टेम्परेचर इसका T2 वो हमें दे रखा है, कितना दे रखा है 20 डिग्री सेंटीग्रेड। इसी के साथ वाटर है जो हमने कैलोरीमीटर में डाला हुआ है। वाटर का मास हमें दे रखा है क्वेश्चन में 0.25 kg। स्पेसिफिक हीट वाटर की हमें पता है 1 होती है जो आपको सिखाई हुई है मैंने, बट यहाँ 1 नहीं लेते हुए जूल पर kg केल्विन में लेनी है, जो दे रखी है वही लेते हैं 4180 जूल पर kg केल्विन, ठीक है। और इसका भी इनिशियल टेम्परेचर T3 ये हमारे पास 20 हो गया। अब जब हमने इसको मिक्स किया तो इक्विलिब्रियम स्टेट में टेम्परेचर आ गया 23, तो ये फॉल करके 23 डिग्री सेंटीग्रेड पर पहुंचा और ये दोनों राइज करके 23 डिग्री सेंटीग्रेड पे पहुंचे। तो इसने हीट लूज करी, इन दोनों ने हीट गेन करी। सिंपल अब लगा लेते हैं, तो MS डेल्टा थीटा, तो M1 S1, अब मैं इक्वेशन नहीं लिख रहा, डायरेक्ट डाल रहा हूँ वैल्यू 0.047 S1 की वैल्यू हमें निकालनी है। डेल्टा T हो गया 100 - 23 जो कि बचा मेरे पास 77 इक्वल्स टू, इसने कितनी हीट गेन करी 0.14 इंटू 386 प्लस सॉरी इंटू इसका डेल्टा T हो गया 3। वाटर ने कितनी गेन करी 0.25 इंटू 4180 इंटू 3। अब सिंप्लीफाई अगर हम इसको करें तो 0.47 को 0.047 को 0.5 ले लो, 77 का हाफ अगर हम करें 2 3 जा 6 और बचा हमारे पास 1 2 8 जा 16, यानी तकरीबन 3.5 3.6 के आसपास तक आ जाएगा। तो मैं इसको लिख लेता हूँ 3.5 ले लेते हैं S1, कैलकुलेशन आसान रहेगी। इसको अगर हम मल्टीप्लाई करें तो ये हो गया 0.4 इंटू 3 करें तो ये 3 भी क्या ले लें, इसे 4 ले लेते हैं, मैं इसे 400 ले रहा हूँ, ठीक है ना। तो ये 0.4 इंटू 400 तकरीबन 16 के आसपास आ जाएगा। प्लस इसको 0.25 को मैंने 1/4 डाला, तो 3/4 ऑफ दिस करें तो ये हो गया 3000 समथिंग, 3130 ले लेते हैं। तो S1 की वैल्यू मेरे पास आ गई 31 और ये आ जाएगा 46 डिवाइडेड बाय 3.5, ठीक है। अब इसको 3 से ही डिवाइड मान लो तो तकरीबन ये जो स्पेसिफिक हीट आ जाएगी 1000 के आसपास आ जाएगी, और 0.5 यानी थोड़ा सा और बड़ा वैल्यू हो गया तो 1000 से थोड़ी सी कम आएगी, तकरीबन 840 समथिंग कुछ ऐसा आ जाएगा। तो मैंने तो अप्रॉक्सीमेशन में कर लिया, आप एग्जैक्ट कैलकुलेटर से कर लेना। आपके पास S1 की वैल्यू, और एग्जाम में कैलकुलेटर अलाउड नहीं है तो खुद ही करना, ठीक है ना। तो S1 की वैल्यू तकरीबन 845 या इसके आसपास आ गई। तो ये था मेथड ऑफ मिक्सचर जिससे हमने सॉलिड की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी निकाल ली। अब देखो इसको, ये कह रहे हैं कैलोरीमीटर ऑफ वाटर इक्विवेलेंट। अब हमें जो कैलोरीमीटर दे रखा है उसका वाटर इक्विवेलेंट दे रखा है, ये आपने सीखा हुआ है, मतलब कैलोरीमीटर के मास की जगह वाटर का मास इस्तेमाल करना है, ठीक है ना। स्पेसिफिक हीट वाटर की इस्तेमाल करनी है, तो मास दे रखा है हमें यहाँ पर 100 ग्राम। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कैलोरीमीटर की जगह वाटर की इस्तेमाल करेंगे, 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेंटीग्रेड, ये हमें याद ही है, ठीक है ना। और आंसर भी कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेंटीग्रेड में लाना है। नेक्स्ट, कंटेन्स 200 ग्राम ऑफ वाटर। अब इसमें वाटर पड़ा हुआ है और इस वाटर का मास हमारे पास है 200 ग्राम। 10 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है। S2 का वैल्यू भी 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेंटीग्रेड हो गया, ठीक है। और इधर इनका टेम्परेचर, ये टेम्परेचर हमारे पास आ गया 10 डिग्री सेंटीग्रेड। सिमिलरली इधर भी टेम्परेचर मेरे पास एक साथ ही पड़े हुए हैं तो 10 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा। आगे, अ सॉलिड ऑफ मास, अब बात चल रही है सॉलिड की, तो इस सॉलिड का जो मास है M3, ये हमें दे रखा है 500 ग्राम
टेम्परेचर इसका दे रखा है S3 हमें नहीं पता, और टेम्परेचर हमें दे रखा है इसका 45 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है ना, इसको ऐड किया हमने इसमें, इक्विलिब्रियम टेम्परेचर इज 25, तो ये दोनों तो 25 पर आ गए और ये फॉल करके 25 पर आ गया। तो इन दोनों ने हीट गेन करी और इसने हीट लूज करी। मतलब मेरे ख्याल से सिंपल प्रोसीजर है, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए आपको। तो 500 इंटू S3 इंटू, अब डेल्टा टी लिखोगे तो ये हो जाएगा 20 इक्वल्स टू, इसने कितनी हीट गेन करी 100 इंटू 1 इंटू 15। वाटर ने कितनी गेन करी 201 इंटू 15। 20 और 15 कैंसिल कर दो, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, ये 3 आ गया। 2 जीरो भी उड़ा दो तो ये 5 भी चला जाएगा। तो 5 4 जा 20 S3 इक्वल्स टू, इधर मेरे पास बचा 3 और इधर मेरे पास बचा 6। तो S3 की वैल्यू मेरे पास आ गई 9/20। ठीक है, 9/20, एक बार मैं चेक कर लूँ, हाँ 3 2 जा 6 और इधर बचा 3। ठीक है, तो ये आ रहा है मेरे पास, अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूँ तो 0.45 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेंटीग्रेड। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी सॉलिड की मेरे पास आ गई 0.45, यानी फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। तो आई थिंक मतलब इसमें कोई दिक्कत आपको आनी नहीं चाहिए 1%, क्योंकि लेक्चर में आपने बहुत अच्छे से किया हुआ है कैलोरीमेट्री के सवाल, इवन आइस वाटर सिस्टम, स्टीम आइस सिस्टम। तो इस एक्सपेरिमेंट में हमें वो करने नहीं थे, हमें सिर्फ सॉलिड या लिक्विड की निकालनी थी। आई थिंक आपको समझ आ गया होगा किस तरीके से मैंने किया है। थोड़ी और प्रैक्टिस कर लो इसके अंदर, फिर आगे चलना। थैंक यू सो मच।